हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट बाय एलपीटी। मैक्सिमम एग्जाम्स में ये देखा गया है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं आते। क्वेश्चंस क्या आते हैं, हमारे मिक्स होके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का हो, उसके साथ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मिक्स होके आ गया, परसेंटेज के साथ कोई ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट मिक्स होके आ गया, या टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन हो उसके साथ रेशियोज मिक्स होके आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं, एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। और कैट तो स्पेसिफिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, मिक्सिंग ऑफ द टॉपिक। इसलिए जब मेरे से कोई बच्चा पूछता है कि सर कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज रखता है, तो मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाता हूं इन सारी चीजों में। क्यों? क्योंकि मिक्स होकर टॉपिक में क्वेश्चन आ गया तो क्या कर सकते हैं। रेशियो मैंने कह दिया कम मार्क्स का आता, पता चला रेशियो के क्वेश्चन दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स होकर ज्यादा आ गया। तो इसलिए कभी कैट में हम ये बात कह ही नहीं पाएंगे कि हाँ इस टॉपिक के ज्यादा है, मीन ओवर तो अभी तक तो नहीं कह सकते। मोरलेस ये कह लेते हैं कि अच्छा यार इसके क्वेश्चन शायद इतने बन जाएंगे, कि हाँ एक क्वेश्चन है उसके इतने बन जाएंगे। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो कि हमने एग्जाम्स में ज्यादातर मिक्सअप होकर आते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें ज्यादा मिक्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे 10 एग्जाम्पल क्वेश्चंस में लेकर आया हूं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो मैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्री का मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें अरिथमेटिक भी आ रही है और ज्योमेट्री भी आ रही है, दोनों साथ में मिक्स है। अब क्या है प्लीज पढ़िएगा। अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ 40 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड and 10 meter high is filled with water to 80% of its capacity. Find the metal cube of side 5 meter, ठीक है, is completely submerged in it. What will be the new height of the water level? वो आपसे क्या पूछ रहा है कि सर एक रेक्टेंगुलर टैंक है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर टैंक है आपके पास जिसको आपने क्या कर दिया गया है, सबमर्ज कर दिया गया है। अब सबमर्ज किस में कर दिया है कि एक आपके पास जो टैंक था आपने एक क्यूब लिया उसके अंदर सबमर्ज कर दिया। तो बेसिकली सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि अच्छा ये इसका इतना है, ये जो रेक्टेंगुलर टैंक है इसकी डायमेंशन मुझे दे रखी है, तो सबसे पहले मैं इसकी वॉल्यूम निकालूंगा। सबसे पहला काम मेरा होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक की बात करूंगा मैं आपसे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होती है? अब वॉल्यूम ऑफ टैंक इज विल बी ना, अभी यहां से आपको पता चल रहा होगा डायमेंशन से कि ये क्यूबॉइडल शेप है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो दैट वुड बी 40 इंटू 25 इंटू 10, बेसिकली यही होगा। 25 फोर्जा इज 100, 25 फोर्जा इज 100, ये हो गया, और एक और ये दो, एक और ये दो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ टैंक वुड बी 10,000 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितनी होगी मेरी, 10,000 मीटर क्यूब होगी। अब वो कहता है कि सर सिर्फ 80% ही भरता है, क्या कहता है वो आपसे आगे, एंड फिल्ड विद 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो इसका 80% बढ़ेगा, 10,000 का 80%, तो 80% ऑफ कैपेसिटी क्या होगा, 80% ऑफ कैपेसिटी क्या होगा, तो वो होगा इसका 80%, यानी 80% ऑफ 10,000। 80% ऑफ 10,000 का मतलब क्या हो जाएगा, 8,000 मीटर क्यूब, यानी इतना भरा हुआ है। अब उसने क्या किया, अ सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 मीटर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन इट। अब आपके पास क्या था, एक सॉलिड मेटल क्यूब था आपके पास, आपने क्या करा है उसको उसके अंदर सबमर्ज कर दिया है, उसके अंदर उसको डुबा दिया है बेसिकली। तो वो ऐसे इस तरीके से डूबेगा टैंक के अंदर। तो अब वो टैंक के अंदर डूबेगा तो टैंक के ऊपर तो हाइट तो बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो अब सॉलिड मेटल क्यूब, और मेटल क्यूब है तो ये मेटल क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, मेटल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो दैट वुड बी ए क्यूब, यानी ए क्यूब यानी 5 का क्यूब, दैट वुड बी 125। तो अब मैं अगर देखूं तो अब मैंने उसको अंदर ऐसे डुबोया है, उसको इस तरीके से डुबोया, तो वो पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो टोटल जो वॉल्यूम बन जाएगी दैट वुड बी 8,000 प्लस 125, यानी उधर का पूरा टोटल वॉल्यूम क्या बन गया मेरे पास, 8125 बन गया। तो वो टोटल वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 8125 के हिसाब से होगा। अब LBH तो सेम ही रहेगा, देखो L तो सेम रहेगा। अब ये जो डूबा है ये हाइट ऊपर उठाएगा, लेंथ और ब्रेथ तो टैंक की सेम ही रहेगी, लेंथ और ब्रेथ थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो लेंथ वुड बी 40, ये हुआ 25, एंड हाइट को H लग देता है, ये इधर चला जाएगा, 8125 अपॉन 40 इंटू 25, सिंपल सी बात है। तो अब ये क्या होगा, 25 वन जा 25, 3 जा इज 75, 75 से गया 3 बार, तो सिंपल सी बात है ये 75 बन गया, तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 62 बन गया। 25 2 जा इज 50, यानी 125 बन गया, 25 5 जा दैट वुड बी 325 अपॉन
40, अब ये वापस कैंसिल होते हैं तो कर लीजिए, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40, यानी 65/8। तो ये कितना आ गया मेरा, 65/8 आ गया। तो अब वो मेरे से क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द न्यू हाइट ऑफ द वाटर लेवल, वाटर लेवल की न्यू हाइट क्या हो जाएगी। तो न्यू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 हुआ। अब 10 बार जाएगा, 8 1 ज़ा 8, अब फिर इसके बाद 20 बचेगा, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 5 ज़ा 40। द न्यू हाइट वुड बी 8.125। द न्यू हाइट ऑफ द टैंक विल बी 8.125। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो पूरा की पूरा क्वेश्चन जो था, अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट देखो मिक्स हो गए, अरिथमेटिक भी लग गई, ज्योमेट्री भी लग गई, और देखा जाए तो 80% निकाल के आपने क्या करा, परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर लिया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कैट में बहुत नॉर्मल होते हैं। बहुत बेसिक से एग्जांपल लाया हूं मैं, बहुत बेसिक एग्जांपल लाया हूं ताकि आपको ये समझ में आए वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। तो दैट वुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा अरिथमेटिक प्लस ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली देखा जाए। गोइंग फॉर द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर सिस्टम प्लस अलजेब्रा का क्वेश्चन है। लेट x बी ए नेचुरल नंबर सच दैट व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 4। अब उसने क्या कहा, x को जब आप डिवाइड करो 7 से, जब भी मैं x को 7 से डिवाइड करूं तो जो मेरा रिमाइंडर आए वो क्या आना चाहिए, मेरे पास 4 आना चाहिए। ठीक है, यही गिवन है। आगे क्या बोला, व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 4। आगे व्हेन x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 2। अब उसने क्या बोला कि सर जो भी था इसका स्क्वायर करूं और 7 से डिवाइड कर दूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, कि सर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू x की क्या होगी, आपको ये बताना है बेसिकली। तो अब इसमें क्या करें, x को 7 से डिवाइड किया तो 4 आया, अब x स्क्वायर को जब करेंगे तो 2 आया। तो अब ऐसे पहले गैस करना चालू करते हैं कि ऐसे कौन से नंबर है जब मैं जब x जिनसे डिवाइड होगा तो 7 आएगा। तो सर कि सिंपल सी बात है, x की वैल्यू गैस कर रहा हूं तो x की वैल्यू 4 हो तब हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। x की वैल्यू 11 हो, 11 जैसे रखोगे तो डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा, सिंपल सी बात। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, x की वैल्यू 18 हो तो वापस 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 14, अगेन 4 रिमाइंडर बच गया, तो अगेन 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो सर ये सारे नंबर्स होंगे जब आपके पास और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स बनते हो जाएंगे। इन द सेम वे, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ x की वैल्यू को 4 मैंने यहाँ पे लिया, तो अब देखो इमेजिन करते हैं ये 4 है, यहाँ पे 4 रखा तो ये 16 बनेगा, 16/7 सर रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे पास, 2 बच जाएगा, सिंपल। 11 का स्क्वायर दैट इज योर 121 and 121 when divided by 7, 121 when divided by 7, 7 1 just 7, 7 1 just 7, यानी 5 बचेगा 51, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 51 से 2, तो यानी वापस रिमाइंडर मेरा कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो इस केस में भी 2 ही आ गया, दोनों में 2 2 आ गया है, मतलब कि कंडीशन वेरीफाइड है। तो अब वो पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू x की क्या हो सकती है, दैट वुड बी x की वैल्यू 4, तो दैट वुड बी x की वैल्यू 4। कोई ये मत समझो है कि सर x की वैल्यू 2 रखो, अगर 2 रख दोगे यहां पर तो 2 जब 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 देगा, ना कि 4 देगा। यहां पे जरूर आप कह सकते हो और रिमाइंडर यहां पे 2 यानी 4 दे देगा, यहां पे 4 दे देगा और यहां पे 2 दे देगा, तो कंडीशन गलत हो जाएगी, इसलिए आप दूसरी और कोई वैल्यू नहीं रख सकते हो। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। पहला एग्जाम एक दूसरा क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम प्लस अलजेब्रा मिक्सअप होकर आई थी इसमें। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। अलजेब्रा कैसे मिक्सअप हो गई, अगर देखो नंबर सिस्टम तो है, अलजेब्रा कैसे मिक्स हो गई, तो बेसिकली आप जो भी डिवाइड करते हो ये सारी चीजें कर रहे हो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एन अलजेब्रा ओनली, और कोई बात नहीं। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, समझ में आई होगी आपके। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, एक बेसिक सा क्वेश्चन था ये। गोइंग फॉर द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन, two people A and B start walking towards each other from points 40 किलोमीटर apart. A walks at 5 किलोमीटर and B walks at 3 किलोमीटर। दो लोग हैं, वो क्या है आपने 40 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, सॉरी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो यहां पर A है और यहां पर B है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का, ठीक है। अब A walks at 5 किलोमीटर पर आवर एंड B 3 किलोमीटर, तो यहां से A चला 5 किलोमीटर पर आवर से और यहां से B चला 3 किलोमीटर पर आवर से, सिंपल सी बात है। आफ्टर 2 आवर दे आर स्टिल नॉट एबल टू सी ईच अदर। तो बेसिकली सबसे पहली बात, 2 घंटों में इन दोनों ने कुछ तो दूरी तय करी होगी, 2 घंटे तक ये वहां पे तो खड़े नहीं रहेंगे। 2 घंटे में ए भी चला होगा और 2 घंटे में बी भी चला होगा। तो मैं सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालता हूं, डिस्टेंस बाय ए, तो वो क्या होगा 5 × 2 दैट इज 10। बेसिकली मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया है कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बेटा स्पीड इनटू टाइम दैट वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम दैट वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है। अगला
डिस्टेंस बाय बी यानी 3 इंटू 2, तो दैट वुड बी 3 इंटू 2 दैट वुड बी 6, तो ये तो 16 6 हो गया। तो अब ये टोटल ओवरऑल डिस्टेंस कितना चल चुके हैं ये, तो कि सर ये ओवरऑल टोटल डिस्टेंस 16 चल चुके हैं। 40 का था, 16 चल गए, तो बचा कितना, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया मेरे पास अगर देखा जाए, तो सर 40 का था, 16 चल गए, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया मेरे पास, 24 रह गया। तो वो क्या पूछ रहा है, आफ्टर 2 आवर दे आर नॉट स्टिल एबल टू सी ईच अदर ड्यू टू अ डेंस फॉग, कोई बात नहीं, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच दे कैन सी ईच अदर, तो मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच दे कैन सी ईच अदर, तो वो उनके जो बीच की दूरी होगी उधर तक ही तो देख सकते हैं। मैं यहां खड़ा हूं, यहां पे ए खड़ा है, यहां पे बी खड़ा है, तो ये एक दूसरे को मैक्सिमम कहां पे देख सकते हैं, 24 किलोमीटर की दूरी से ही देख सकते हैं, इससे ज्यादा तो कभी बनेगा ही नहीं। वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपसे कि सर वो 3 चला, 2 चला, कुछ कुछ डिस्टेंस उन्होंने चल लिया, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच दे कैन सी ईच अदर, इतनी सबसे ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी है कि वो एक दूसरे को देख सके, तो दो एक दूसरे को देख सके, कितनी दूरी है भाई, सिंपल सी बात है 24 किलोमीटर की। ये मत कहना कि सर यहाँ पे आपने लिखा आफ्टर 2 आवर दे आर स्टिल नॉट एबल टू सी ईच अदर ड्यू टू डेंस फॉग, कि सर इसमें तो यहाँ तो कह रहा है कि देख नहीं सकता, और आप यहाँ पे कह रहे हो क्या है देख रहा है, तो वो देख रहा है लेकिन डेंस फॉग की वजह से ऐसा कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा क्वेश्चन में। तो बेसिकली वो कहां तक देख सकते हैं, वो 24 किलोमीटर की दूरी तक देख पाएंगे। तो द आंसर वुड बी 24, द आंसर वुड बी 24। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। एक और चीज, प्लीज ऐसे और भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि यही 10 क्वेश्चन ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके दिमाग में हो या कभी आपको मिले तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसे और कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें टॉपिक मिक्सअप होके आए हुए हों या आने वाले हों, आपको लगता है ऐसा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगले पे चलते हैं अब। ओके, दिस इज क्वेश्चन इज ऑफ परम्यूटेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी का मिक्सअप क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या है, 5 डिफरेंट बॉल्स आर रैंडमली प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी बॉक्स आपका क्या रहे, एम्प्टी नहीं रहे, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एंड यू नो दैट कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला कहता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो आपकी डिफाइंड होती है प्रोबेबिलिटी। तो अब इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज होगा, पहले देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली बात, तो 3 बॉक्सेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, तो दैट वुड बी कि 3 की पावर 5 यानी 243, तो द टोटल नंबर ऑफ केसेस वुड बी 243। जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे मेरे, 243 टोटल नंबर ऑफ केसेस बनने वाले हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा पहला केस, एक पहला केस कंसिडर करता हूं, व्हेन वन बॉक्स इज एम्प्टी, व्हेन वन बॉक्स इज एम्प्टी, क्या आपने कहा सर एक बॉक्स अगर एम्प्टी है तो आपके पास 3 बॉक्स है, एक बॉक्स एम्प्टी है, यानी आपने एक बॉक्स को किसी को चूज किया है बेसिकली। तो अब एक बॉक्स को चूज किया आपने, तो वन बॉक्स इज एम्प्टी यानी 3c1 इंटू 2 की पावर 5, तो दैट वुड गिव यू 96। ये 3c1 कितना होता है, 3 होता है, 2 की पावर 5 यानी 32 इंटू 3 दैट इज 96। तो 96 वुड बी द नंबर जिसमें आपने एक केस लिया है कि 96 वुड बी द केसेस जब आपका एक बॉक्स एम्प्टी हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। तो बेसिकली मेरी अप्रोच क्या चल रही है, मेरी अप्रोच चल रही है कि मैं क्या करूं, टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल दूं, उसमें से माइनस कर दूं जब आपके बॉक्स क्या है, आपके एम्प्टी हो जाए, जब आपके बॉक्स एम्प्टी हो। तो अब इससे क्या होगा, मेरे पास वो केसेस रह जाएंगे जब मेरे बॉक्स एम्प्टी नहीं है, तो वो वाले केसेस हो जाएंगे, तो मैं उनको डायरेक्टली कंसिडर, मेरी अप्रोच कुछ इस तरीके से चल रही है। तो बेसिकली मैं वन बॉक्स इज एम्प्टी, मैंने क्या करा 96 कहा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सारी की सारी बॉल्स को एक बॉक्स में रख दूं, मैं सारी की सारी बॉल्स को एक बॉक्स में रख दूं, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसका भी एक केस कंसिडर कर लेते हैं, डायरेक्टली एक केस कंसिडर कर लेते हैं। मैंने क्या करा, सारी की सारी बॉल्स को एक बॉक्स में रख दिया, यानी 3c1 इंटू 1 की पावर 5, 3c1 इज 3, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। तो ये दिस बिकम्स योर 96 एंड 3, तो बेसिकली ये क्या हो गया मेरे पास, 3 का केस आ गया। तो अब वैलिड केसेस क्या होंगे अगर इसमें देखा जाए, तो मेरे जो वैलिड केसेस होते हैं दैट वुड बी 243 माइनस 96 प्लस ऑफ 3, तो बेसिकली दिस बिकम मेरे 246 माइनस 96 प्लस 3, तो ये 246 बन जाएगा, एंड 246 माइनस ऑफ 96,
तो ये बनेगा मेरे पास 150। तो बेसिकली ये बन गया 150। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास अगर देखा जाए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 150 और नीचे लिखूंगा आपके 243। तो 3 5 15, 381 एंड देन 50/81, और ये किसी से कैंसिल होते हैं, किसी से कैंसिल नहीं होते हैं, तो द आंसर वुड बी 50/81। जस्ट थिंक, आई थिंक सो क्लियर है कहानी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड द प्रोबेबिलिटी, एकदम बेसिक सा, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, x plus 1/x is equals to 5 एंड x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी चीज है, इसके लिए अपने पास डायरेक्ट ट्रिक भी होती है अगर देखा जाए, तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करूं, तो अगर ये गिवन हो, कभी आपसे पूछ ले x² प्लस 1/x² बताओ क्या होगा, तो अगर मैं इसको p मानता हूं तो दैट वुड बी p² माइनस 2। ऑलवेज रिमेंबर, अगर x² माइनस कभी भी पूछे आपसे, तो ये आप p² माइनस 2 मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे कभी भी पूछ ले x³ प्लस 1/x³, तो दैट वुड बी p³ माइनस ऑफ 3p, p³ माइनस ऑफ 3p। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, दो तरीके की अप्रोच है। देखो x की पावर 5 बनाना है मेरे को, तो बेटा x की पावर 5 कैसे बन सकता है, अगर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए x प्लस 1 अपॉन x से। एक तो ये अप्रोच है आपके पास, ये लगा सकते हो। दूसरी अप्रोच क्या है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 x² प्लस 1 अपॉन x², ये लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो व्हाट फेवर्स यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई भी किसी का रोल नहीं है। आप इसमें से अगर चाहो तो x³ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x³ प्लस 1 अपॉन x³, मैं ये वाला लगाता हूँ, x³ प्लस 1 अपॉन x³, तो p³ यानी अब मेरे को ये p³ माइनस ऑफ 3p लगाना है, सिंपल सी बात है। तो p³ माइनस ऑफ 3p अगर देखा जाए, तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ यानी 5³ माइनस ऑफ 5 3 15, तो यानी 5 3 15 यानी 125 माइनस ऑफ 15 यानी 110। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 5³ यानी 125 एंड 3p यानी 3 इंटू 5 यानी 15, तो दैट इज 110। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ x² प्लस 1 अपॉन x² की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, p² माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 2, तो दैट इज 23। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 23 आ गया। तो दोनों की वैल्यू मैंने निकाल दी। नाउ व्हाट हैपेंस, आप इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ x² प्लस 1 अपॉन x², इन द सेम वे यहाँ पर भी ये क्या होंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब x³ इंटू x² दैट इज x की पावर 5, x³ प्लस यहाँ पर अगर x³ यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x³ अपॉन x², अब ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी तो x² अपॉन x³ और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 अपॉन x की पावर 5 यानी 110 इंटू 23, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये पता है ये क्या देगा, x देगा, ये 1 अपॉन x देगा, ये x प्लस 1 अपॉन x देगा, तो ये क्या देगा, x प्लस 1 अपॉन x। अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 यानी 110 इंटू 23, ये यहाँ पे गिवन है। अब x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x तो 5 है, तो ये 5 तो वहाँ जाएगा, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 यानी 110 इंटू 23 माइनस ऑफ 5। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, या बाद में आप खुद कर लीजिएगा। तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, तो इसमें अपने एल्जेब्रा, यानी देखो एल्जेब्रा की कौन सी टेक्निक लगी बेसिकली अगर देखा जाए, तो ये स्क्वायर करना, ये क्यूब करना, दैट इज द पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रा ओनली। हमने यही किया है बेसिकली, और कुछ नहीं किया। और नंबर थ्योरी भी हमने यूटिलाइज करी है थ्रू द सब्ट्रैक्शंस एंड द कैंसिलेशन दैट वी आर डूइंग। तो वो सारी की सारी चीज़ें, तो दो चीज़ें हमने इसके अंदर अप्लाई करके करा है, तो एल्जेब्रा। तो और ये क्वेश्चन बेसिकली अगर मेरे से कोई पूछे तो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रा, प्लीज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन पूछता है x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 6, x की पावर 9, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको देगा, और x की पावर 9 तक में कभी भी कुछ भी पूछ लेगा। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव लर्नड एल्जेब्रा तब तो आता होगा, नहीं आया अभी तक, नहीं पढ़ा है, पढ़ना बाकी है, तो भाई इस पे ध्यान देना, इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओके, अ कंटेनर हैज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। एक मान लेते हैं कि मिल्क वाटर रेशियो है 7:3। ओके, तो चलो मैंने कहा आपसे, ये मैंने मान लिया 7x है और ये मैंने मान लिया 3x है। 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। तो देखो 10 लीटर का जो मिक्सचर टेकन आउट होगा वो भी रेशियो में ही निकलेगा। तो अगर मेरे से कोई कहता है कि सर 10 लीटर जब आपने निकाला तो पानी कितना निकला,
तो बेटा याद रखिएगा 10 लीटर निकलेगा 7:3 के फॉर्मेट में, यानी इसमें से 7:3 के फॉर्मेट में, यानी जो मिल्क और जो वाटर, यानी मिल्क निकला है आपका 10 लीटर निकाला तो 7 लीटर, और वाटर जो निकलेगा वो भी आपका कितना निकलेगा 3 लीटर। ये बेसिकली आपका 3 लीटर का निकलेगा। तो मिल्क आपका 7 लीटर निकला एंड वाटर वुड बी और 3 लीटर, ये इस तरीके से निकलेगा। नाउ अब 7:3 के फॉर्मेट में, तो यानी 7x अपॉन 3x लिख दूं, सिंपल सी बात है। अब मिल्क कितना निकला है 7 लीटर, यानी माइनस ऑफ 7, वाटर कितना निकला है 3 लीटर निकाल दिया। 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, यानी 10 लीटर ऐड कर दिया। नाउ द रेशियो बिकम्स 3:2, नाउ द रेशियो बिकम्स 3:2, ये बन गया 3/2। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताइए, वापस एक बार क्लियर कर लीजिए। ये सर 7x और 3x मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 7x और 3x निकला, 10 लीटर का मिक्सचर निकला है। तो बेटा याद रखिएगा 10 लीटर का मिक्सचर जो निकलेगा वो पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग ही निकलता है, यानी जो 10 लीटर का मिक्सचर है वो भी 7:3 के फॉर्मेट में निकलेगा, यानी इससे 7 लीटर निकला, यहाँ से 3 लीटर निकला, तो मैंने 7 और 3 कर दिया। अब सिंपल है, अब कैलकुलेट कर लीजिए, 7x माइनस 7 और ये बन गया 3x प्लस ऑफ 7 बराबर 3/2। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा आगे तो ये 2 यहां जाएगा, तो दिस बिकम्स योर 14x, 7 2 14, 9x, 7 3 21, ये 9x यहाँ गया, ये बना 5x, और ये 14 और 21 ऐड हो गए बेसिकली, तो ये बन गया 35। तो बेटा x की वैल्यू 7 आई है, x की वैल्यू 7 आई है, तो 7 7 49, तो दिस वुड बिकम योर 49। तो अब जो ओरिजिनल चल रहा था 7x और 3x, तो यहाँ पे 7 रखूंगा तो 7 7 49, 7 3 21, तो ये, तो फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो ओरिजिनल क्वांटिटी 49 प्लस 21 यानी 70 लीटर। तो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी आपकी 70 लीटर की ओरिजिनल क्वांटिटी होगी। x की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए और सॉल्व करिए। आई थिंक सो क्लियर होगी कहानी, लॉजिक आपको समझ में आया होगा किस तरीके का क्वेश्चन है। रेशियोज भी है, साथ में एवरेजेस भी है एंड मिक्सचर्स भी है। तो बेसिकली दिस इज द टॉपिक्स ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है ये, और साथ में हमने इसमें रेशियो का भी इस्तेमाल किया है। आई थिंक सो समझ में आई होगी चीज़ें, बहुत आसान है। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। A and B can do a piece of work in 15 days and B in 20 days, C in 24 days they start the work, but तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसके अंदर वापस, तो A B C, तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें सबसे पहले ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो A B C, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 24 हो गया। तो 15, 20 एंड 24 सबसे पहला होता है इनका एलसीएम लेना, 15, 20 एंड 24 का एलसीएम लेना, तो दैट इज 120। तो ये 120 हो गया, तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। ये तीनों चीजें इनकी क्या बता रही है, एफिशिएंसी को बता रहा है, ये एफिशिएंसी है। नाउ व्हाट इट सेज इज दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 3 days, यानी 3 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया है। कितने दिन तक, 3 days तक। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए ने 8 किया, इसने 6 किया, इसने 5 किया, 8 और 6 14, 14 और 5 इज 19, 3 दिन तक काम किया, 19 3 यानी 57 वर्क कर लिया। इन्होंने कितना काम कर लिया, 57 वर्क अपना निपटा दिया है। क्लियर है कहानी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स द लेस, बी आफ्टर 6 days बट ए लीव्स आफ्टर 3 days एंड बी आफ्टर 6 days। तो ए के छोड़ने के बेसिकली शुरुआत से बी 6 दिन बाद छोड़ता है और 3 दिन में ए के साथ काम कर चुका है, यानी बी और सी ने मिलके अगर देखा जाए तो 3 दिन काम किया होगा, और 3 दिन काम किया होगा तो कितना काम किया होगा, 6 + 5 एंड 6 + 5 यानी 11, 11 इंटू 3 यानी 33 वर्क उन्होंने कंप्लीट किया होगा। नाउ बट सी करता रहता है काम, एंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड। तो बेसिकली ये 57 और 3 यानी 60 और ये 90 काम हो गया। बचा कितना है, 30 काम बचा है, और ये 30 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। और कितने, एक 5 की एफिशिएंसी, यानी इनको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। तो बेटा 6 दिन ये, 3 दिन ये, 3 दिन ये, तो ओवरऑल डेज कितने हो गए मेरे पास, 12 डेज हो गए। बेसिकली 30 बच गया था, और 30 कौन कर रहा है, क्योंकि सब तो छोड़ के जा चुके हैं, बचा कौन है, इकलौता सी ही तो बचा है। तो सी अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा, तो 5 की एफिशिएंसी के हिसाब से 30 काम करेगा, यानी 6 दिन में सारा काम निपटा देगा। आई थिंक क्लियर है कहानी, मैंने ट्री डायग्राम से ही पूरा क्वेश्चन किया है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, लॉगरिथमिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो बेसिकली मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर पूरी बात नहीं करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं जस्ट एन एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे। तो देखो आपकी, देखो x² - 5x+, तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये बेसिकली क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आते हैं वो हमेशा दो होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन को पकड़ूं और सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो दो रूट्स आएंगे बेसिकली, दैट वुड बी 2 and 3, दैट वुड बी 2 and 3, दो रूट्स ही आएंगे इसके अंदर, इसके अलावा नहीं। तो कहना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। ये क्या कहता है कि सर log x है और यहां पे 1 आ गया है, और log x 1 कब होता है, जब log x बेस x और आर्ग्यूमेंट भी x हो जाए तब 1 होता है। यानी ये दोनों नंबर सेम हो जाने चाहिए तभी 1 होता है, वरना 1 नहीं होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x की वैल्यू या तो 2 या तो 3 आएगी। तो अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो मुझे यहां पे भी 2 ही रखना पड़ेगा, तभी 1 बनेगा। और यहां पे 3 रखूंगा तो तभी यहां पे 3 बनेगा, तब मतलब 3 रखूंगा यहां पे 3 आएगा, तब यहां पे 3 रखूंगा तभी 1 बनेगा। तो बेसिकली ऐसा दो बार ही पॉसिबल है, इसके अलावा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के केस में यह इक्वेशन कैसी भी हो उसी तरीके से चलेगा। तो हमेशा याद रखेगा इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2 वैल्यूज बन जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही कहाँ है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि उसने तो फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ही पूछा है, उससे ज्यादा तो वैसे ही नहीं पूछा है। वापस रिपीट करता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अब दो रूट्स है और यहां पर 1 बन रहा है। बेसिकली यहां पर 1 बन रहा है, इस कारण ये ऐसी कंडीशन सही हो रही है। तो यहां पर जो भी आएगा यहां पर भी सेम आना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर 2 आती है यहां पे तो यहां पे भी 2 आएगा, x की वैल्यू 3 आती है तभी यहां पे 3 आएगा, इसके अलावा x की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है। तो जब x की वैल्यू कोई आ ही नहीं सकती है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 वैल्यूज, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस लोगारिथम यूज हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकाले और लोगारिथम की ये प्रॉपर्टी आपकी इस्तेमाल हुई। Going for the next now, and the next question. A square is inscribed in a circle and point P lies on one of the sides of the square. ठीक है? If the coordinates of the center is 0, 0 and the side of the square is 2 units, find the maximum possible value of distance OP. I would recommend आप इसके लिए क्या करो, आप इसके लिए डायग्राम बना दो, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो जैसे इस तरीके से मैंने एक ग्राफ बनाया, ये 0, 0 मेरा कोऑर्डिनेट है। क्या कह रहा है, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, पॉइंट P ऑन वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बताया, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर इज 0, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल इज 0, 0 एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 यूनिट। अब स्क्वायर की साइड क्या है आपकी, 2 यूनिट है। तो अब एक समझो, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, देखो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये जो बीच वाला कोऑर्डिनेट है ये 0, 0 है, सिंपल सी बात है। स्क्वायर की साइड आपकी 2 गिवन है, ये 2 गिवन है, ठीक है, ये भी 2 है। तो आप इससे सर्कल का डायमीटर तो निकाल ही सकते हो बेसिकली अगर देखा जाए। तो सर्कल का जो ये डायमीटर होगा ये इस तरीके से होगा, एंड अगर ये 2 है, ये 2 है, तो अब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस लग गई, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 and 4 दैट इज 8, तो 8 बराबर h स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 2√2 बराबर h। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 2√2 बराबर h। ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2√2 हो जाएगी। तो ये सर्कल का जो डायमीटर है वो 2√2 है, ये सर्कल का जो डायमीटर है वो 2√2 है। अब वो क्या पूछ रहा है, और ये क्या बोला गया है आपको, फाइंड द, वो क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर 0, 0 एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 यूनिट्स, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस OP। तो बेसिकली ये सर्कल कुछ इस तरीके से चल रहा है, देखो यहां पे अगर ये बनेगा इस तरीके से बनेगा तो ये 2√2 कुछ इस तरीके से गया, ठीक है। ये यहां पे ऐसे मैंने बनाया, ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए ताकि आप समझ सके, और ये कुछ इस तरीके से यहां बना। यू कैन सी दैट ये डिस्टेंस 2√2 है, ये डिस्टेंस कितना 2√2 है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, 2 का डिस्टेंस है, ये भी क्या है 2 का डिस्टेंस है, ये भी 2 है। तो ये 2√2 है और ये हाफ से अगर इसको बाइसेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बीच में क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 का डिस्टेंस बच जाएगा। अगर डायमीटर 2√2 है तो मैं आपसे बात करूं कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका, √2 का डिस्टेंस हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा आपका, √2 का डिस्टेंस होगा। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल ऑफ OP पूछ रहा है, तो दिस वुड बी O एंड दिस वुड बी P। तो ये क्या होगा, 2√2/2, यानी कट गया, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस इज √2, खत्म। रेडियस ही है उसका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। आई थिंक सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री दोनों इस्तेमाल हुई है इसमें, और साथ में ये भी पता चला है कि डायमीटर और रेडियस के रिलेशन के बारे में। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, fx equals to 2x plus 3 equals to x upon x plus 1, सॉरी, एंड व्हाट इट इज आस्किंग इज दिस इज, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करिए, इसको x मान सकते हो, इस वैल्यू को क्या कर लो आप, x के बराबर कर दो। इस वैल्यू को मैं x के बराबर कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड।
इस वैल्यू को मैं x के बराबर कर सकता हूं। तो मैंने इसको अगर x के बराबर कर दिया, यहां पर इसको x के बराबर कर दिया, तो अब अपन इसको आगे सॉल्व करें अगर, तो दिस बिकम्स 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 बराबर x। वाई? बिकॉज ये fx इसके बराबर है, मैंने इसको x के बराबर ही सॉल्व कर देता है। तो दिस बिकम्स योर 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x। सिंपल सी बात है। और यहां पर ये क्या दे देगा सर, ये इसको मैं यहां पर उठा के लेके आ जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, यहाँ पे ये माइनस ऑफ 2x यानी माइनस ऑफ x देगा, और ये माइनस ऑफ 3 देगा। अब आप इसके आपके रूट्स निकाल सकते हो इसके। तो अब fx की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? तो बेसिकली वो आपसे यही तो पूछ रहा है कि सर क्या होगी इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो इसके जो रूट्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अगर मैं इसके रूट्स निकालने जाऊं तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, 1 प्लस रूट 3/2 और एक निकलेगा 1 माइनस रूट 3/2। वो आपसे यही तो पूछ रहा है, लुक फॉर द फिक्स वैल्यूज एंड फाइंड द इनवर्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स है, तो वो सारी की सारी हमेशा सेम ही वैल्यू चलती जाएगी। तो इसके 2 आपके क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो इसके 2 रूट्स आपके पास बेसिकली पॉसिबल है, वो चीज वो आपसे पूछ रहा है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिकली कनेक्ट कर पाए हैं आप चीज़ों से, आज अच्छे से चीज़ें हो पाई हैं। अपन ने बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट्स पॉसिबल है, दैट वन वुड बी 1 प्लस रूट 3/2 एंड 1 माइनस रूट 3/2। तो दीज वुड बी द 2 रूट्स दैट वुड बी द पॉसिबल। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, ओके देन। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी आज जो अपन ने करी है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें थी, 10 क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस उठाए गए थे, ठीक है। तो बस ये इसलिए था कि ताकि आपको आइडिया लग सके किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जस्ट प्रैक्टिस मोर, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है। मिक्सअप ऑफ द टॉपिक्स के क्वेश्चन याद रखिएगा, कैट मिक्सअप ऑफ द टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आपके टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मिक्सअप ऑफ द टॉपिक हो तो आपको ये आना चाहिए, कोई टॉपिक मिस नहीं करना है, सबकी प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए सारे टॉपिक्स अपने कवर हो जाए। आई थिंक सो क्लियर है। चलिए, तो अब कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो रीच अस एट इंस्टाग्राम, ठीक है, वेबसाइट पे भी आप हमारे आ सकते हैं, दिस इज योर फोन नंबर ऑल्सो। तो आप हमको वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर किसी भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है या कोई भी टाइप ऑफ क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता सकते हो कुछ प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, हम उस तरीके की बात कर सकते हैं, या यू हैव एनी सच काइंड ऑफ सजेशंस, तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। चलिए, तो टिल देन अब नेक्स्ट टाइम पे फिर वापस कोई दूसरी एक अच्छी स्ट्रैटेजी रिलेटेड चीज़ें लेकर आएंगे हम, ठीक है, और अच्छी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे साथ में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब का डिस्कशन करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।